नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में हर रोज एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। हिंसा के बाद से ही सियासत भी एकदम जोरों शोरों पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां भी आरोप प्रत्यारोप से पीछे नहीं हट रही है। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से कार्रवाई लगातार जारी है। साथ ही जहांगीरपुरी में तमाम विपक्षी दल जो है वो पीड़ितों से मिलने भी पहुंचे। वहीं जहांगीरपुरी में अमन कमेटी की बैठक हुई और बैठक में पुलिस के साथ साथ दोनों पक्षों के लोग भी वहां पर मौजूद रहे और बैठक में ये फैसला लिया गया है कि रविवार को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें ये फैसला फिलहाल ले लिया गया है। अमन कमेटी ने यह भी बताया है कि रविवार शाम 6 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को बंगाल से गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता तोशी है, वो जुड़ गई है। उनका रुख करेंगे। तोशी, जानना चाहेंगे फिलहाल अभी हमें क्या कुछ ताजा अपडेट वहां से मिल पा रहा है, और वहीं अमन कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया गया है कि रविवार यानी कि कल तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। बिल्कुल, देखिए अभी इलाके पर जहांगीरपुरी पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर स्थिति कल के मुकाबले में सामान्य है, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी ढिलाई देनी शुरू हो चुकी है। पहले मैं आपको बैरिकेड दिखाऊंगी। तो बैरिकेड्स का जो यहाँ पर वे दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है। लोग अब इस इलाके में सी ब्लॉक के लोग जो हैं या फिर डी ब्लॉक के जो यहाँ पर रहने वाले निवासी हैं वो अब यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि हमें यहाँ पर सुरक्षा बलों से बताना होगा कि वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, उसके बाद ही वो एंट्री कर सकते हैं। मतलब अभी पहले काफी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर बाइक भी आ सकती है। आप अगर आप वर्किंग लोग हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, कोई यहाँ पर मनाही नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर सुरक्षा बलों को एक एक्यूरेट आंसर देना होगा कि आपको वहाँ क्यों जाना है, आपका क्या वर्क है। तो इस लिहाज से यहाँ पर अभी सुरक्षा ये दिखाई दे रही है। कल रविवार को 10 बजे तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जानी है। उसी के लिहाज से सुरक्षा जो है कोई यहाँ पर गाइडलाइन नहीं है, लेकिन पुलिस मुस्तैद रहेगी और एक यहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। इसके तहत कोई भी यहाँ दंगा ना हो, कोई भी यहाँ पर हुड़दंग मचाने की कोशिश ना करे। सबसे जरूरी यहाँ पर ये दुकान मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हिंदू परिवार की दुकान है जो कि इलीगल इंक्रोचमेंट के तहत यहाँ पर बुलडोजर दुकान में चला दिया गया था। उसके बाद गणेश गुप्ता जी 55 साल के जो बता रहे हैं कि लगभग 5 लाख रुपए का दुकान पे नुकसान हुआ था और हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल तोशी, हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत करें, क्योंकि अगर जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें हमने साफ तौर पर देखा था कि किस तरीके से वहां पर बुलडोजर चलाया गया। कई लोग जो है उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं और जैसा कि आपने बताया कि गणेश गुप्ता जी की ये दुकान है, पिछले कई सालों से वहां पर है और इस दौरान जो ये अब हिंसा हुई है, बुलडोजर चला दिया गया उनकी दुकान पे, काफी नुकसान भी हुआ है। ऐसे में हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत करें और जानने की कोशिश करें आखिरकार में हुआ क्या था और अब क्या अपडेट है फिलहाल। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर हिंदू पक्ष भी है, मुस्लिम पक्ष भी है, जिनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया था। गणेश गुप्ता जी है यहाँ पर। सर, अभी उस दिन क्या हुआ था, सिचुएशन क्या थी? देखो जी, उस दिन जो है न्यूज के जरिए मुझे पता लगा अतिक्रमण हटाने आ रहे हैं। मैं पूरी फाइल कागज जो 1977 से अलॉटमेंट की दुकान है मेरी, वो सारी कागज लेके आया। पहले भी अतिक्रमण हटाने आते थे, कागज दिखाता था, चले जाते थे। उस दिन डायरेक्ट बुलडोजर लगा दिए। फिर मैं रुकता रहा कि कोई एमसीडी का अफसर आए मेरे पास, जैसे कागज A to Z कागज है। 1977 से 50 साल हो गया। हम पहले मेरे फादर बैठते थे, अब मैं ये दुकान दूध शॉप चलाता था। कोई भी एमसीडी का अफसर फ्रंट में नहीं आया मेरा कागज चेक करने। पूरी मीडिया घेर रखी थी, चिल्ला चिल्ला कर रहा था कि कागज देखिए, अगर इलीगल आपको लगता है तो फिर छोड़िए बुलडोजर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अतिक्रमण हटाने आया तो। लेकिन कोई भी कागज देखने नहीं आया। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, एमसीडी से लाइसेंस है, डीडीए का जो कागज है 4836 रुपए सालाना मेरे पास।
सारे डॉक्यूमेंट है, अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट की जो पर्ची काट के दिए कि आपका ये दुकान दीजिए का है। वैसे जहांगीरपुर में 13 दुकानें अलॉटमेंट किए हैं, 13 में से 4 नंबर दुकान मेरी थी, लेकिन कोई कितना नुकसान हो गया आपका? ये लगभग 5 लाख का नुकसान है। क्या काम करते थे आप यहाँ? जूस कोल्ड ड्रिंक वगैरह का काम करते थे। यही हम इसी से हमारी रोजी रोटी का संकट है, बहुत संकट है। हमारा और कोई कमाई का जरिया नहीं है। यही इसी दुकान से हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं, उनकी भी इसी से गुजारा चलती, मतलब जो नौकर थे उनका भी परिवार चलता था इसी से ही। और जो हमारे लिए तो बहुत दुखद की संकट। 50 साल से कह रहे दुकान यहाँ पर है, इलाके का माहौल कैसा रहता था? माहौल तो ठीक ही रहता था, लेकिन उस दिन हो गया जैसा दंगा क्या कहा। कल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि स्थिति सुधरेगी, आपस में अगर मिल के अगर निकालने हैं तो सुधरेगी। तो ये दुकान खोलने की परमिशन आपको मिल गई है? नहीं, परमिशन नहीं, कुछ कागज रह गया था, मैं लेने आया था, फिर अभी शटर डाउन था। अभी आपने याचिका भी दाखिल करी है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इसका दाखिल कर रखे मैम। जब हमारा लीगल है तो नहीं करेंगे, हम तो मुआवजे का हमें और किसी से कुछ लेना देना। ये आपकी मिसेज है? हाँ, ये हमारी मिसेज है। मैम, रोजी रोटी के संकट दिखाई दे रहा है? दिखाई क्या दे रहा है मैम? वो तो है 5 लाख का नुकसान हो गया है। जी मैम, 5 लाख का। देखिए यहाँ पर ये हिंदू पक्ष है जो अपनी बात बता रहा है, इसके अलावा मुस्लिम पक्ष भी मेरे साथ मौजूद है, जिनका भी काफी अच्छा नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? परवीन, किस चीज की दुकान थी आपकी? इलेक्ट्रिसिटी का दुकान था हस्बैंड का। मेरे डैडी भी काम करते थे वहाँ पे, ये तो उनका काम वाम सब तो सब बर्बाद हो गया। कितना नुकसान हुआ आपको? इतना तो पता नहीं है उनको। तो अभी फिर कैसे आपका जीवन बसर हो रहा है? दुकान चल रही है अभी? नहीं, अभी तो सारा दुकान बंद है। तो ये 1 हफ्ते से फिर ये चीजें कैसे हो रही हैं आगे? कोई फैसला है, थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, चल रहा है। तो कल यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जानी है, क्या लग रहा है? उम्मीद कैसे है कि दोनों जो पक्ष है, हिंदू मुस्लिम, अच्छे से रहेंगे, भाईचारा? चाहते तो है कि यही है कि अच्छे से रहे सारे, हिंदू मुस्लिम सारे, लड़ाई झगड़ा ना हो। आप तो तिरंगा यात्रा में आएंगी? हम तो यही रहते हैं, आएंगे जरूर, तिरंगा यात्रा में आएंगे। और यहाँ पर सद्भावना आप चाहती हैं कि रहे? हाँ। अभी क्या उम्मीद है आपको सरकार से कि क्या करे आपके लिए? सरकार से उम्मीद यही है बुलडोजर और ना चलाए, बहुत गरीब दुखियों का बहुत सारा। तो आपके पास कागज पत्र है आपकी दुकान के? जी, उनके मेरा आपके पास है, मतलब तो मतलब बिना वजह तोड़ दिया गया? आपको बताया था कि हम दुकान तोड़ने वाले हैं? कुछ भी नहीं बताया गया। कुछ भी नहीं बताया। तो अभी यहाँ पर इलाका कैसा है? कल बहुत ज्यादा टाइट की स्थिति, अभी आप लोग आ रहे हैं? दिख रहा है अच्छे से, आ रहे, कोई रोक टोक? आप कोई रोक टोक नहीं है? जी, देखिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष मौजूद है जो ये बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है, डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, लेकिन बावजूद एमसीडी ने कोई वेरिफिकेशन नहीं करी, कोई अपडेट नहीं दिया। कल तिरंगा यहाँ पर सुबह 10 बजे होनी है। ऐसे में यहाँ पर तमाम रहने वाले लोग कह रहे हैं कि सद्भावना हम भी चाहते हैं और इसी लिहाज से वो भी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, तोशी देखा जाए, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। जहां हिंसा हुई उसके बाद आपने बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की, और लोगों ने कई बार रोकने की कोशिश भी की जो कि अवैध नहीं है, बावजूद उसके उनके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरीके की कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें सवाल ये खड़े होते हैं कि ये सब जो हुआ है अब इसकी भरपाई कौन करेगा? रोजी रोटी का संकट तो लोगों के सामने खड़ा हो गया है। बिल्कुल, देखिए जो इलीगल इंक्रोचमेंट के तहत जिनकी भी दुकानों पर बुलडोजर चला है वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे, रिहेबिलिटेट करे उनको। अगर वो यहाँ से कोई अवैध तरीके से रह रहा है या कोई घुसपैठिया है, उनकी दुकान तोड़ी गई है, या फिर यहाँ पर जो हिंदू परिवार है वो ये चाहते हैं कि जो नुकसान हुआ है एमसीडी की तरफ से सरकार उसकी भरपाई करे। और भरपाई कैसे होगी? क्योंकि 2 हफ्तों तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर यहाँ पर डाल दिए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो निर्भर करता है उनकी क्या कार्य भूमिका यहाँ पर रहेगी। क्या वो उसके बाद ये अपडेट देंगे कि वापस दोबारा से इलीगल इंक्रोचमेंट में बुलडोजर डाल दिया जाए? लेकिन ये सब एक कार्य प्रणाली के तहत होगा, एक प्रोसेस के तहत होगा। फिलहाल लोग यहाँ पर यही चाहते हैं जो नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करे। हालांकि अभी यहाँ पर सरकार किसी जवाब को देने में यहाँ पर दिलचस्प दिखाई नहीं दे रही है किसी बीजेपी की तरफ से, केंद्र की तरफ से। इसको लेकर आप एग्जैक्ट यहाँ पर कोई कंफर्मेशन, कोई कंक्लूजन नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग चाहते हैं कि भरपाई हो, रिहेबिलिटेट करे। अगर उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा तो उनके लिए एक रोजगार की व्यवस्था की जाए, उनके लिए एक रहने के लिए मकान दिया जाए, उसके बाद ही रिहेबिलिटेट किया जाए। जी
बिल्कुल तोशी, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, तो फिलहाल वहां अब स्थिति क्या कुछ बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि हालत काफी ज्यादा टाइट थी, काफी ज्यादा सुरक्षा बल वहां पर तैनात किया गया था, लोगों का आना जाना वहां से कम हो रहा था। इस वक्त क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है आपके हिसाब से, क्योंकि कल तिरंगा यात्रा भी निकलनी है? बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि ये वो इलाका है जो पूरे तरीके से लगभग सील कर दिया गया था। यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं। पैरामिलिट्री की फोर्सेस आप देख रहे हैं, कल से हम यहाँ पर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पैरामिलिट्री की फोर्सेस इसी तरीके से मुस्तैद रहती थी, लेकिन आप बैरिकेड देखिए, बैरिकेड के पीछे कोई भी यहाँ पर पुलिस या सुरक्षा कर्मी अभी यहाँ मौजूद नहीं है। इस तरफ अगर कैमरामैन को मैं बोलूँ कि इस तरफ दिखाइए कि बैरिकेड के पीछे देखिए कोई पुलिस कर्मी यहाँ मौजूद नहीं है। कल के मुकाबले में आप देख सकते कि बैरिकेड पे ढील हो चुकी है, कि चिन्ही जगह यहाँ पर ये निशान बनाए गए थे। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल मना किया गया था, लेकिन अब आपको एंट्री मिल सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर खड़े जवान उनको बताना होगा कि आप क्यों जा रहे हैं, आपका क्या पर्पस है। उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर अब बाइक आ रही है, लोग यहाँ पर आराम से आ रहे हैं, कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं हो रही है। हालांकि कॉन्फर्मेशन आपको देना होगा कि आपको यहाँ पर आने का आपका पर्पस क्या है। कल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, इस लिहाज से सिक्योरिटी टाइट रहेगी, लेकिन कोई रोक टोक नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ये पूरा ग्राउंड रिपोर्ट अभी यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल तोशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहांगीरपुरी से तस्वीरें हमने देखी। कल वहां पर आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा निकलने वाली है, उसको लेकर के वहां पर काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की जा रही है। भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात रहेगा। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो कुछ दिनों से वहां पर काफी ज्यादा पुलिस की जो तैनाती है वो की जा रही है, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे थे। वहां से जिस तरीके से वहां पर गिरफ्तारी जो आरोपियों की गई, उसके बाद भी वहां से हमने देखा कि पत्थरबाजी की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद एक बार अब वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और अमन कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें दोनों गुटों ने आपसी में बातचीत की और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि हम लोग कल तिरंगा यात्रा निकालेंगे और इसमें बात की जाए तो पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील भी करेंगे। धामी सरकार ने एक बार फिर आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं, वहीं कई अधिकारियों को प्रमोट भी किया गया है। आपको बता दें कि 7 आईएएस अधिकारियों के साथ 2 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें से बात की जाए तो 3 जिलों के डीएम को भी बदला गया है। सबसे पहले नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल को प्रमोट करते हुए कुमाऊं मंडल विकास निगम का एमडी बनाया गया है। वहीं बात की जाए मनोज गोयल को तो देहरादून का नगर आयुक्त बनाया गया। इसके साथ ही आईएएस मयूर दीक्षित को बनाया गया है रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी। तो वहीं आईएएस अभिषेक रोहिला बने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी, जबकि अपर सचिव रंजना को परिवहन निगम के एमडी के पद से हटा दिया गया है। अपर सचिव रंजना को परिवहन निगम की बात की जाए तो हटाकर के राज्य के उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के पीडी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बात की जाए तो विनीत तोमर को चंपावत के डीएम से हटा के परिवहन निगम में नई जिम्मेदारी दी गई है। उनको अब परिवहन का नया एमडी बनाया गया है। वहीं पीसीएस अफसरों में हेमंत कुमार वर्मा को चमोली के एसडीएम पद से हटा दिया गया है। तो कई बड़े तबादले जो हैं वो किए गए हैं। एक्शन मोड में धामी सरकार नजर आ रही है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे जुड़ गए हैं देहरादून से, उनका हम रुख करेंगे। अजय, एक्शन मोड में धामी सरकार नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि कई अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें से 3 जिलों के डीएम के नाम भी इसमें शामिल हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पारदर्शी शासन व्यवस्था देने की कवायद में जुटे हुए हैं और यही वजह है कि तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके लगातार तबादले किए जा रहे हैं। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है और उनके विभागों में भी परिवर्तन किया जा रहा है। कल देर शाम 9 अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें 7 IAS अधिकारी हैं और 2 PCS अधिकारी हैं। 3 जिलों के जिलाधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं और उनको नई तैनाती दी गई है। चूंकि लगातार अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठते रहे हैं कि लंबे समय तक अगर वो एक विभाग में हैं तो विभागीय अधिकारियों के साथ उनका जो तालमेल है वो ठीक से नहीं बैठ पाता है। हालांकि शासन व्यवस्था में पारदर्शी व्यवस्था देने के लिए अधिकारियों के समय समय पर विभागों में बदलाव किए जाते हैं और जो विभागीय अधिकारी हैं वो इसे सामान्य प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस व्यवस्था में बदलाव करने में जुटे हुए हैं और पिछले दिनों 21 IAS और PCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और अब कल देर शाम 9 अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई अन्य अधिकारियों के विभागों में भी फेरबदल किया जाएगा और इसी तरह से जो पारदर्शी व्यवस्था है उसको बनाने की दिशा में कवायद की जाएगी। जी बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार के बाद अब केजरीवाल की नजर हिमाचल प्रदेश पर है। आपको बता दें कि आज सीएम केजरीवाल हिमाचल के कांगड़ा के दौरे पर हैं, जहां सीएम केजरीवाल एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल के अंत में हिमाचल में विधानसभा के चुनाव हैं और सभी पार्टियां कांगड़ा जिला को अहम मान रही हैं, क्योंकि यहां विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों में से 15 सीटें कांगड़ा जिले में है। आपको बता दें कि पिछली बार के चुनाव में कांगड़ा की 15 सीटों में से बीजेपी ने 11 पर जीत दर्ज की थी। वही बात करें बीते कल की, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी कांगड़ा दौरे पर थे, जहां उन्होंने नगरोटा बगवा तक रोड शो भी किया था। तो अब अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की जो निगाहें हैं वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में उन्होंने जीत दर्ज की, इसके बाद अगर अब बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज हिमाचल के कांगड़ा दौरे पर रहेंगे और ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। एक बड़ी रैली को बताया जा रहा है कि वह संबोधित करने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अक्षय राय हैं, वो जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। अक्षय जी, बात करें तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जहां दिल्ली के बाद पंजाब में उन्होंने जीत दर्ज की, अब उनकी निगाहें जो है वो हिमाचल प्रदेश पर टिकती हुई नजर आ रही है। आज वह एक बड़ी रैली जो है वह हिमाचल में करने जा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जीत के बाद ही दूसरे राज्यों का रुख अख्तियार कर दिया है। उसमें हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है जी। लेकिन आपने देखा होगा कि बीजेपी ने भी अपना जोर लगाया हुआ है। JP नड्डा लगातार 2 दिन से कांगड़ा जिले में है और अपनी सरकार की योजनाएं बता सके। जयराम ठाकुर ने जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री ने काम किया है उसको हाईलाइट करने में बीजेपी लगी हुई है। आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो संगठन में काम कर रहे थे उसको भी बीजेपी ने तोड़ा है। हालांकि अब केजरीवाल ये भी दावा कर रहे हैं कि उनको आज पहुंच रहे हैं तो कम से कम 1000 कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन साफ तौर पर है कि दोनों पार्टियां अपने आप को वहां पर झोंक रही हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार पिछड़ती जा रही है। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में इस समय वाक युद्ध चल रहा है और रैली लगातार दोनों दल कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस जो रैली की दौड़ है उससे पिछड़ती जा रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा है कि जैसे उत्तराखंड में रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती रही है। हिमाचल प्रदेश का भी वैसा ही कुछ टेस्ट रहा है। लेकिन हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो वहां पर बीजेपी ने अपनी पैठ मजबूत की है। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि वहां बेहतर प्रदर्शन किया जा सके और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल लगातार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अक्षय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
केंद्रीय गृह मंत्री आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार जा रहे हैं, जहां अमित शाह भोजपुर, रोहतास और गया जिले में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री का प्लेन सुबह 10:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेगा और जहां से वह हेलीकॉप्टर से सीधे जगदीशपुर रवाना हो जाएंगे, जहां वह वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। वहीं वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के दौरान 75,000 से ज्यादा तिरंगा हाथ में लिए राष्ट्रवादियों का हुजूम उन सभी राष्ट्रनायकों का सम्मान और उनका यशोगान करेगा, जिसके बाद जगदीशपुर से अमित शाह सीधे रोहतास के जिला मुख्यालय सासाराम के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां डेहरी के जमुहार स्थित जीएनएस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वे शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह में 800 से ज्यादा छात्रों का आगमन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के बाद आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शिवराज सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम सुबह 8:30 बजे भोपाल से रवाना हो गए हैं और वहीं 9:40 पर वह दिल्ली पहुंचेंगे और फिलहाल वह दिल्ली पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद सीएम दोपहर 2:45 पर भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली रहने के दौरान सीएम कुछ अन्य बड़े नेताओं और मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, जहां सीएम शिवराज पीएम मोदी को मध्य प्रदेश के विकास के विभिन्न मुद्दों की जानकारी देंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के अन्य मुद्दों पर भी आज चर्चा संभव बताई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी और आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऋणदाता संस्थानों के प्रदर्शन की समीक्षा और अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए चलाई गई सरकारी योजनाओं की प्रगति के आकलन के लिए आज पीएसबी बैंकों के प्रमुखों के साथ वह बैठक करने वाली है। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने के बाद पीएसबी प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री की ये पहली बैठक रहेगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार बैंकों से अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों को ऋण आवंटन बढ़ाने के लिए भी कह सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के ठीक बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के निमंत्रण पर दावत इफ्तार में शामिल होने के लिए राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे। वह 4 साल बाद लालू परिवार या राजद की ओर से आयोजित किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इसके लिए अपने आवास से पैदल चलकर राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की इस मुलाकात को लेकर के चर्चाएं पहले से तेज थी और अब तेज प्रताप यादव के अपने बयान से ऐसे ही चर्चाओं की ओर हवा दे दी गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार फिर से उनके साथ आने वाले हैं, तो उन्होंने इसका सीधे शब्दों में कोई जवाब नहीं दिया। इसकी बजाय उन्होंने कहा कि इफ्तार के लिए उन्होंने सभी दलों के नेताओं को निमंत्रित किया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।